30 दिसंबर साल 2000 की रात को जापान में एक ऐसा हत्याकांड हो जाता है जिसे सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता है। जिस अंदाज से कातिल ने एक ही रात में एक पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया, उसके बारे में जिस किसी ने भी जाना वो चक्का रह गया। ये कहानी है जापान के सबसे चर्चित और मिस्टीरियस मर्डर केस के बारे में। रात के करीब 11:30 बजे एक रहस्यमयी साया मियाजावा परिवार के 2 मंजिला घर की ओर चुपके से बढ़ रहा था। मोकियो जावा उस वक्त अपने कमरे में कंप्यूटर के सामने बैठकर अपना काम कर रहे थे। यासुको मिकियो की बीवी अपनी 8 साल की बेटी नीला के साथ घर की दूसरी तरफ बरामदे में सो रही थी। 6 साल का बेटा रे दूसरे मंजिले पर अपने कमरे में अकेला सो रहा था। इतने बड़े घर में सिर्फ 4 लोग ही रहते थे। घर भी उनका बाकी बस्ती से थोड़ी दूरी पर था। तभी अचानक दूसरे मंजिले के बाथरूम की खिड़की से वह साया घर में दाखिल हुआ और सीधा 6 साल के बेटे रे के कमरे में घुसा। रे उस वक्त गहरी नींद में सो रहा था। गहरी नींद में सो रहे 6 साल के रे का उस अनजान साये ने नींद में ही गला दबा दिया और तब तक दबाए रखा जब तक रे की मौत ना हो गई। अपने बेटे के कमरे से आने वाली आवाज सुनकर पिता मिकियो, जो कि उस वक्त कंप्यूटर के सामने बैठे हुए थे, वह खड़े हुए और दौड़ते हुए रे के कमरे की ओर भागे। मिकियो सीढ़ी तक पहुंच पाते उससे पहले उस अनजान आदमी ने मिकियो पर चाकू से हमला कर दिया। मिकियो कुछ समझ पाए उससे पहले अचानक से हुए हमले से वह नीचे गिर चुके थे। मिकियो ने कातिल के साथ कुछ हाथापाई की पर ज्यादा कुछ कर सके उससे पहले चाकू से हुए घाव की वजह से वह अपना होश गंवा चुके थे। बेहोश मिकियो के सर पर अंतिम बार करके कातिल उसे भी मार देता है। बाप और बेटे दोनों की हत्या करने के बाद कातिल अब घर के दूसरे कमरों में झांकने लगता है। घूमते घूमते वह यासुको और नीना तक पहुंच जाता है, जहां दोनों मां बेटियां अभी तक सोई हुई थीं। हालांकि कातिल के पहले हमले के साथ ही यासुको की नींद खुल जाती है और वह अपनी बेटी को अपने साथ लेकर कमरे से बाहर भागने की कोशिश करती है, पर इसी दौरान कातिल यासुको के मुंह और गर्दन पर एक एक बार कर चुका था। थोड़ी बहुत हाथापाई करने के बाद दोनों मां बेटी उस कातिल से हार जाते हैं। सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही एक ही कातिल एक पूरे परिवार को मौत के घाट उतार देता है। आखिर कौन था यह हत्यारा और क्यों उसने एक साथ पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया, जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले दिन सुबह के करीब 10 बजे यासुको की मां संसोको, जो कि मियाजावा परिवार से कुछ ही दूरी पर रहती थी, वह अपनी बेटी के घर आती है। घर पहुंचकर संसोको को ऐसा मंजर देखने को मिलता है जो कि कोई भी मां अपनी जिंदगी में देखना नहीं चाहेगी। अपनी बेटी, दामाद और पोतों की लाशें देखकर घबराई हुई संसोको वहां से चिल्लाती हुई भागती है। उसकी चीखें सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। करीब 10:56 को वहां मौजूद लोगों में से कोई पुलिस को जानकारी देता है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर सबसे पहले क्राइम सीन को सील करती है और अपनी जांच शुरू करती है। अपने शुरुआती जांच में ही पुलिस को मियाजावा घर से कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो कि उस परिवार में से किसी की भी नहीं थी, और ऐसा माना गया कि शायद वह सारी चीजें कातिल की थीं, जो कि खुद वहां पर छोड़कर गया था। इन चीजों में एक चाकू, एक स्मॉल बैग, एक ग्लोव्स, एक सार शूज, एक रुमाल, एक स्वेटर, एक जैकेट और एक टोपी था। इन छोड़े हुए कपड़ों में भी कुछ डिटेल्स थीं जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। कातिल अपने खुद के पहने हुए कपड़े भी उसी घर में छोड़कर गया था। इसका मतलब कातिल ने अपने कपड़ों पर लगे हुए खून की वजह से अपने कपड़े छोड़कर वहीं पर रख दिए और फिर घर में से किसी के कपड़े पहनकर वहां से चला गया, जिसका मतलब कातिल को 4 हत्या करने के बाद वहां से भागने की कोई जल्दी नहीं थी। उल्टा कत्ल करने के बाद वह किचन में गया और फ्रिज में से 2 कप आइसक्रीम खाई और 1 कप चाय पिया। वही किचन की फर्श पर एक बैंडेज भी पड़ा हुआ था, इस पर कातिल का खून तक लगा हुआ था। किचन में से निकलकर कातिल मिकियो के ऑफिस में गया, जहां से ड्रायर में से उसने कुछ फाइल्स इधर उधर की। उनमें से एक फाइल लेकर कातिल दूसरे माले पर गया और उस फाइल को बाथटब में डाल दिया। उसके बाद वहीं बाथरूम में कातिल ने हस्तमैथुन तक किया। अपने आप को रिलीव करने के बाद उसने उसी बाथरूम के टॉयलेट में मिकियो का वॉलेट, घर की चाबी और दूसरे कुछ डॉक्यूमेंट्स को फेंक दिया। टॉयलेट में इतना हंगामा करने के बाद वह वापस मिकियो के कमरे में गया। इस वक्त रात के करीब 1 बज चुके थे। ठीक 1:18 पर
उसने मिकियो के कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट किया। इस दौरान उसने एक मूवी थिएटर की साइट भी चेक किया और उसी कंप्यूटर पर एक ब्लैंक फोल्डर भी बनाया। ठीक इसी तरह सुबह 10 बजे के आसपास भी मिकियो के कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट किया गया था। पर इस बार शायद कातिल ने कंप्यूटर को चालू नहीं किया होगा, क्योंकि अगर कातिल 10 बजे तक भी घर पर होता है तो मिकियो की मां उसे जरूर देख पाती। तो फिर किसने सुबह के 10 बजे मिकियो के कंप्यूटर को चालू किया? साल 2014 में इन्वेस्टिगेटर ने यह पता लगाया कि सुबह 10 बजे जो कंप्यूटर चालू किया गया था वह शायद मिकियो की मां की हड़बड़ी में दौड़ने की वजह से माउस हिला होगा और कंप्यूटर चालू हो गया होगा। पुलिस ने ठीक वैसे ही कंप्यूटर मॉडल के साथ वही सीन फिर से रिक्रिएट करके भी देखा और हर बार ठीक वैसे ही माउस के हिलने की वजह से कंप्यूटर स्टार्ट हो गया। अब कातिल उस घर को छोड़कर कब गया, उसके बारे में किसी के भी पास कोई सटीक जानकारी नहीं थी। पर कुछ इन्वेस्टिगेटर के मुताबिक रात के 2 बजे से लेकर सुबह 10 बजे के बीच में कातिल घर छोड़कर गया होगा। कातिल पुलिस के सामने बहुत कुछ सुराग छोड़कर गया था। उसके अपने कपड़े, उसका खून, टॉयलेट में उसके टट्टी और सीमेन, जिनके जरिए पुलिस के लिए कातिल तक पहुंचना आसान था। पर इतनी सारी लिस्ट के बावजूद पुलिस कातिल तक पहुंचने में नाकामयाब रही। पुलिस ने मियाजावा हाउस को बाहर से देखना शुरू किया। सबको यही लग रहा था कि कातिल दूसरे मंजिले के बाथरूम की खिड़की से घर में दाखिल हुआ था, क्योंकि घर के बाहर एक पेड़ था जो कि सीधा खिड़की तक पहुंचता था। पर उस बाथरूम की खिड़की पर किसी के जबरन घुसने के कोई निशान नहीं थे, ना ही कातिल के कपड़ों में कोई कटे फटे होने के निशान थे। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स ने यह दलील पेश किया कि कातिल शायद उस खिड़की से आया ही नहीं था, बल्कि घर से भागने के लिए उसने उस खिड़की का इस्तेमाल किया था। पर कातिल क्यों खिड़की से भागेगा जब वह सबकी हत्या करने के बाद आसानी से मेन दरवाजे से निकल सकता था? इस पूरी दलील ने एक और थ्योरी को जन्म दिया, जो ये कि कातिल जो है वह घर के मेन दरवाजे से ही घर में दाखिल हुआ था, क्योंकि कातिल के जूतों के निशान नीचे से ऊपर की ओर जा रही थी। अगर कातिल दूसरे मंजिले के बाथरूम से घर में घुसा होता तो उसके जूते के निशान ऊपर से नीचे की तरफ मिलने चाहिए थे। इसका मतलब यह कि जो कोई भी कातिल था वह परिवार को जानने वाला था और खुद मिकियो ने उसे घर में आने दिया था। और अगर ऐसा भी तो जो कहानी मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में सुनाई वह गलत साबित हो रही थी। कातिल ने पहले मिकियो को मारा होगा, उसके बाद यासुका और नीला को, और सबसे अंत में रे को मारा होगा। इससे एक और बात क्लियर हो रही है कि कातिल ने 3 लोगों को चाकू से मारा, पर रे को गला दबाकर मारा, क्योंकि मिकियो पर हमला करने से कातिल का चाकू टूट गया था। कातिल ने क्राइम सीन पर इतने सारे सबूत छोड़ रखे थे कि हर किसी को लग रहा था कि कुछ ही समय में पुलिस कातिल तक पहुंच जाएगी। पुलिस ने क्राइम सीन पर मिले हर एक सबूत को इकट्ठा किया और कातिल की डीएनए प्रोफाइल बनाने के लिए लैब में भेज दिया। पर कातिल का डीएनए जापान पुलिस के डेटाबेस में किसी से भी मैच नहीं हो रहा था। हालांकि डीएनए जांच से पुलिस यह पता लगा पाई कि जो कोई भी कातिल था उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव और उसकी उम्र 18 से 35 साल के बीच की होगी, जबकि उसकी हाइट 5 फीट 7 इंच जितनी होगी। साल 2005 में की गई एक स्टडी के मुताबिक कातिल शायद जापानी था ही नहीं, बल्कि कोरिया का रहने वाला था। शायद इसीलिए क्राइम सीन से मिले डीएनए जापानी पुलिस के डेटाबेस में किसी से भी मैच नहीं हो रहे थे। जो कुछ चीजें कातिल ने क्राइम सीन पर छोड़ रखी थी वह भी कुछ ना कुछ कहानी बता रही थी, जो हीप बैग पुलिस को मिली थी। वह जापान में साल 1995 से लेकर 1999 तक बेची जाती थी और सिर्फ कोरिया में ही बनाई जाती थी। जो असली जिंजर ब्रांड के शूज कातिल ने क्राइम सीन पर छोड़ रखे थे वह मॉडल भी सिर्फ कोरिया में ही बनाया गया था। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज थी स्वेटर। वह इसलिए कि स्वेटर की जो ये पैटर्न थी वह इतनी रेड थी कि कंपनी ने सिर्फ 130 पीस ही बनाई थी। इस पैटर्न वाले उसमें भी सिर्फ 10 पीस ही टोक्यो में बेचे गए थे। बाकी की जो कुछ चीजें थी वह तो कॉमन थी। इन सब के अलावा पुलिस को 2 ऐसे लोग मिले जिन्होंने कातिल को देखने का दावा किया। मियाजावा परिवार की हत्या के कुछ दिनों बाद एक महिला ने पुलिस को बताया कि हत्या वाले दिन रात के करीब 11 बजे उसने एक आदमी को मियाजावा घर से निकलते हुए देखा था। हालांकि पुलिस को उस महिला के बताए हुए रास्ते में ना ही कोई खून के निशान और ना ही फुटप्रिंट्स मिले। साथ ही साथ टाइमलाइन भी मैच नहीं हो रही थी। इसके बाद निक्कू ट्रेन स्टेशन के एक कर्मचारी ने पुलिस को बताया कि मियाजावा परिवार की हत्या वाले दिन एक बंदे ने रेलवे अस्पताल में अपने घाव के लिए इलाज करवाया था।
उसके हाथ का घाव इतना गहरा था कि उसके हाथ की हड्डी तक दिखाई दे रही थी। ये ट्रीटमेंट लेने के बाद वह बंदा कहाँ गया, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। सिर्फ एक जगह एक सीसीटीवी कैमरा में कातिल के साफ दिखाई देने का रिकॉर्ड है। जब एक दुकान से उसने वह चाकू खरीदा जिसका इस्तेमाल उसने मियां जावा परिवार के हत्याकांड में किया था। 23 साल बाद आज भी जापान के पुलिस मियां जावा परिवार के कातिल को ढूंढ रही है। इन 23 सालों में करीब 2.5 लाख से ज्यादा डिटेक्टिव इस केस में इन्वॉल्व हो चुके हैं। 12,000 से ज्यादा लीड्स पर पुलिस काम कर चुकी है। करीब 13 लाख लोगों का डीएनए कातिल के डीएनए से मैच किया जा चुका है। इन सब के बावजूद मियाजाबा परिवार का कातिल आज तक पुलिस की गिरफ्त से अपने आप को बचाए रखा है, मानो जैसे कत्ल करने के बाद वह इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब ही हो गया। पिछले करीब 2 महीनों से मैं इस वीडियो पर काम कर रहा हूं, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इस वीडियो को कैसे खत्म करूं। हर बार बस यह सोचकर उदास हो जाता हूं कि कैसे एक पूरा का पूरा हंसता खेलता परिवार कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाता है। कातिल के पास क्या कारण रहा होगा इन छोटे छोटे बच्चों को मारने का, और गुनहगार को पकड़ना तो ठीक, पुलिस उसकी पहचान तक नहीं कर पाती। क्या सच में कर्मा नाम की कोई चीज होती भी है? क्या कातिल को भी अपने इस अपराध के बदले में ढंग की सजा मिल पाएगा? किसे पता, ठीक वैसा ही एक कांड जापान में ही जून को कोबायाशी के साथ हुआ था, जिसके कातिल के बारे में आज 27 साल के बाद भी पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं है।